स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 359 हासिल करने वाले राहुल रैया सर के बारे में बता दूं तो ही इज करंटली परसुइंग हिज PhD इन जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका स्टडी IQ पर एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड अस टुडे इन दिस इंटरव्यू सेशन। और थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी से जुड़ी यूपीएससी की जर्नी से जुड़ी आपकी तमाम एक्सपीरियंसेस लर्निंग्स आज हम जानेंगे और बहुत सारे लोग आई एम श्योर इंस्पायर होंगे, कनेक्ट करेंगे अपनी जर्नी से और बहुत कुछ अपने लिए अपनी जर्नी के लिए इम्बाइब करेंगे। तो वेलकम सर एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। सो ये आपका तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरे अटेम्प्ट में यू फाइनली क्लियर द एग्जामिनेशन विद ऑल इंडिया रैंक 359 और IAS तो सपना लेकर आप आए थे इस जर्नी में वो पूरा हो चुका है। हाउ इज द फीलिंग? तो वो जो एक फील थी वो रिजल्ट वाले दिन थी, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद में भी अच्छा लगा। जब सबसे ज्यादा खुशी मेरे को तब हुई जब मैंने ये रिजल्ट की खुशी जब मेरे मम्मी पापा को बताई थी। तो उनकी आंखों में देखकर जो खुशी हुई, कई देर तक वो बोल नहीं पाए थे, मतलब कि हो क्या गया ये ऐसे करके ना। एंड हुआ ऐसा कि मम्मा जैसे कि इलिटरेट है, वो पढ़े हुए नहीं है। तो उनको मेरे को समझाने में थोड़ा टाइम लगा था कि एक्चुअल में लगा क्या हूँ मैं किस पोस्ट पे गया हूँ अभी। तो वो था, तो वो मोमेंट्स थे जिनको मैं एंजॉय करता हूँ और आज भी चेरिश करता हूँ अच्छे से। और वो अभी तक के मेरे वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ है। तो वही है मैम, मेरी जो भी है ये अभी तक की जर्नी रही है, और अभी ये जो एग्जाम क्लियर हुआ है ये मेरी अभी पर्सनल सक्सेस मानूंगा इसको खाली में। और सोसाइटल सक्सेस मेरी तब होगी जो आगे वाले एग्जाम्स आएंगे अभी, जो एक्चुअल में लाइफ चैलेंज होंगे, जॉब रिलेटेड चैलेंजेस होंगे, वो जब मैं उनको अच्छे से फेस करके उनमें क्लियर हो पाऊंगा तब मेरी एक तरह से सोसाइटल सक्सेस होगी। और जो सामाजिक जिसको बोलते हैं हम सफलता जिसको बोलते हैं, ताकि मैं मेरे को जो पद मिला है, जो मेरे को कुर्सी मिली है, उसका सही अर्थ मायने में जब पूरा हो पाएगा तब मेरे को ज्यादा खुशी मिलेगी। और दैट्स वेरी ब्यूटीफुली सेड राहुल और हम भी यही कामना करते हैं कि जैसे आपने इसको मेंशन किया कि पर्सनल सक्सेस है, सोसाइटल सक्सेस भी इतनी ही खूबसूरत रहे और इतनी ही बड़ी रहे। आगे चलते हैं। राहुल थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। जैसे अभी तो मैंने बता दिया कि आप PhD कर रहे हैं जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में, लेकिन उसके पहले जो जर्नी रही है बिफोर यू केम इनटू UPSC प्रिपरेशन उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली मेरा जन्म हिसार के एक गांव है दौलतपुर, वहाँ पे हुआ था। और मैं जब 3 से 4 साल का था तब मेरे मम्मी पापा ने गांव से निकलने का फैसला लिया था कि ताकि बच्चे पढ़ ले अच्छे लिख के। तो गांव में जैसे कि अपने को पता होती है, एजुकेशन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं थी उस टाइम पे। आज थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर हम हिसार आए 2000 के अराउंड में। उसके बाद में मम्मी पापा ने खुद, पापा एक्चुअली मतलब ऐसा कुछ परमानेंट जॉब नहीं है पापा की कुछ भी। तो पापा एक तरह से मान लो फ्रीलांसर है। कभी वो कपड़े बेच के करते थे, कभी जो लॉटरी बेचने का काम होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट लॉटरीज, उनको बेचते थे। और जैसे जैसे थोड़ी उम्र उनकी और आगे बढ़ती गई तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड की नौकरी की थी उन्होंने। तो एक तरह से आप मान लीजिए मजदूरी कर करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई हमारी एजुकेशन में। और मैं सबसे छोटा हूँ मेरे परिवार में। और मेरे को हमेशा ही बड़े लाड़ प्यार से रखा उन्होंने घर पे, और उन्होंने यही बोला कि बेटा तू पढ़ जितना तेरे को पढ़ना है, हमारी तरफ से तेरे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं है। तो उसके बाद में हिसार में मेरी पढ़ाई हुई, फिर ग्रेजुएशन मैंने एडमिशन लिया चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन की मैंने 2017 में। फिर मेरा सपना उस टाइम तक मेरा साइंटिस्ट बनने का था कि साइंटिस्ट बनूंगा। फिर जैसे ही साइंटिस्ट बनने के लिए फिर मैं इधर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में आया MSc में। तो यहाँ पे आके मैंने सीनियर्स को देखा, वो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे UPSC के लिए। तो तब हुआ ऐसा कि मेरा माइंड थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, और मेरे को ऐसे हुआ कि कुछ बड़ा करना है। मैं क्या साइंटिस्ट हम
मेरे में इतनी कैपेबिलिटी तब पता लग गई थी कि मैं बन जाऊँगा कभी भी। अब मेरे को कुछ बड़ा हासिल करना है और जैसे ही मतलब एक ऐसा था कि आप जब टफ चीज़ें खुद के लिए कमिट करते हो और जब अचीव करते हो तो एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है उससे। तो फिर वो वाली बात थी और जब कॉन्फिडेंस आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फ़ील आती है अंदर। तो ऐसा था कि हाँ, मेरे को बड़ा काम करना है तो फिर ये ठानी इधर आके ना मैंने। और ग्रेजुएशन तक तो मेरे को ये भी पता नहीं था कि आईएएस, आईपीएस जो होते हैं वो यूपीएससी के थ्रू लगते हैं और इनका एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी करवाती है। तब तक मेरे को कोई भी बिल्कुल भी ज़ीरो आइडिया था। तो ग्राउंड ज़ीरो से 2017 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद फिर जैसे-जैसे जर्नी चलती रही, पहला अटेम्प्ट दिया, फिर दूसरा दिया, तीसरा दिया, साथ-साथ में इधर सीनियर्स को देख के एक मेरे भैया हैं महिपाल सिंह गुर्जर, वो भी करंटली आईआईटीएस हैं। उनका करंट मतलब थ्रू आउट द जर्नी उनका मेरे को सपोर्ट रहा था। तो वो मेरी एक तरह से मेंटोरिंग करते थे, फादरिंग एटीट्यूड था उनका, ब्रदरिंग एटीट्यूड था, वो सब मेरे लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया साथ में मेरे को। और अभी तक भी मेरे साथ हैं वो तो मतलब ऐसा था कि जब कभी भी मैं ऐसा हो डीरेल हो रहा था मेरे पाथ से, डेविएट हो रहा था, तब उन्होंने पीछे से एक जो होता है कि मैं हूँ इधर, देख रहा हूँ पीछे से ना तुमको, तो सीधे चलो। तो एक वो वाली जो होती है, वो पीछे से एक आती रहती थी, तो उसके लिए मैं डेविएट नहीं हुआ उससे। और उसी का ये फल है कि 2021 में मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया और मेरी इस सफलता का श्रेय मैं, मेरे मम्मी-पापा और 2 भाई महिपाल सिंह गुर्जर और मनीष रैया, इन दोनों को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा। राहुल, बहुत ही ब्यूटीफुली यू डिफाइंड इट। और जिस तरीके से आप अपनी जर्नी को डिफाइन कर रहे थे, आज वो सक्सेस आपके पेरेंट्स की है। आपने जैसे बताया कि बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपके पेरेंट्स ने किए हैं आज आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, एंड आई एम श्योर दिस सक्सेस entirely is dedicated to them. It is for them, and they are the reason behind you being here, sitting with us, and you have finally made them proud. सो राहुल, आपने जैसे बताया कि ये कभी तय नहीं था कि यूपीएससी की तरफ आना है, आईएएस, आईपीएस यूपीएससी से बनते हैं। एग्जैक्टली क्या ट्रिगर पॉइंट हुआ? बिकॉज़ यू वर डूइंग वेल, आप पीएचडी कर रहे थे, बट हाउ डिड यू थिंक कि यूपीएससी की तरफ जाना है? ट्रिगर पॉइंट एज़ सच हम कोई भी इसका इमीडिएट पॉइंट नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बस मैंने सीनियर्स को देखा और मेरी मतलब शुरुआत से थोड़ी ऐसी रही है कि मेरे को थोड़ा कठिन चीज़ों को करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे को आसान चीज़ें मेरे को ऐसा है कि मैं क्या हम कभी भी कर सकते हैं। मैं क्या लेकिन पहले जो अंदर का फ्यूल है, अंदर की जो एनर्जी है, उसको मैं पहले एक अच्छी जगह पे कंसंट्रेट करके उसको पहले बर्न करना चाहता हूँ। जब वो नहीं होगा, तब हम दूसरों पे शिफ्ट करेंगे। तो वो हमेशा से प्लान भी रहता था साथ में कि ये तो हम कभी भी बन जाएँगे। पहले हमारा पोटेंशियल चेक तो करें हम कितना है। और जैसे-जैसे इस जर्नी में गया, तो मेरे को एक बात पता चली कि पोटेंशियल हम डिफाइन कर देते हैं, वहीं तक होता है। अगर हम पोटेंशियल को अनडिफाइंड रखेंगे, हम ये करें कि हमें अथाह शक्ति है, तो हम पोटेंशियल हमारा अगर अनडिफाइंड होगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो स्काई इज़ द लिमिट फॉर द पोटेंशियल। तो यही जर्नी मतलब यही एक ट्रिगर पॉइंट मान लीजिए मैं पोटेंशियल को चेक करने के लिए ये सब मैंने किया था। और एक हैप्पी एंडिंग पे मेरा खत्म हुआ है अभी ये। और खत्म तो नहीं कहेंगे, शुरुआत है बस अभी, आगे और भी पोटेंशियल चेक करना है मेरे को अपना और मैनी मोर टू अचीव, मैनी माइल्स टू गो। राहुल, आप जैसे डिफाइन कर रहे थे कि इट वाज टेस्टिंग अबाउट योर पोटेंशियल एंड टू डू मैक्सिमम आउट ऑफ योर कैपेसिटी, एंड दैट वाज यूपीएससी फॉर यू। तो एक बार जब सोच लिया कि यूपीएससी करनी है, यूपीएससी, वी ऑल नो दैट हाउ चैलेंजिंग इट इज। एग्जामिनेशन को समझना पड़ता है, सिलेबस को समझना पड़ता है, ये पूरी प्रोसेस है व्हेन हाँ, यू हाँ। आर इनटू यूपीएससी। उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो यूपीएससी की जो पूरी प्रोसेस रही थी मेरा शुरू से एक विज़न था और शुरू में नहीं मानेंगे मतलब ये धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब 5-7 महीने में इसमें रहा, साल भर रहा, तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको इसके कभी भी नहीं दिखेंगे और ऑब्ज़र्वेबल चेंज भी बहुत माइन्यूट लेवल पे दिखते हैं आपको इसके। तो वो एक पेशेंस और एक जो चीज़ रहती है कि इसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत लेट मिलेंगे लेकिन अच्छे बहुत मिलेंगे। तो ये बात मैंने शुरू में ही जान ली थी और इसीलिए जब मेरे 2 फेल्योर्स मिले मेरे को फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, तब उनसे मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ कभी भी। उनसे मैंने सिर्फ़ एक ही बात सीखी कि अगर मेरा नहीं हुआ है तो मेरी कमी है ये और मुझे अभी मेरे पोटेंशियल को थोड़ा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा अभी।
तो एक तो ये बात थी और दूसरी बात ये थी कि इस जर्नी के साथ-साथ में एक स्वामी विवेकानंद की एक बात थी, मैं उनकी एक बार बायोग्राफी पढ़ रहा था। तो उन्होंने अपने पापा से एक बार पूछा था कि दैट फादर हाउ शुड आई कंडक्ट माय सेल्फ कि मेरे को मेरी जीवन जो है कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि आप कभी भी किसी चीज़ से सरप्राइज़ मत होइएगा, नेवर गेट टेकन बाय सरप्राइज़। तो जब उन्होंने ये बात कही, तो इस बात को मैंने अच्छे से मेरे अंदर समा लिया और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं पहले से ही, गुड्स के लिए भी, बैड्स के लिए भी, अप भी होता है लाइफ़ में, डाउन्स भी रहते हैं अपने। तो जब हम दोनों चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, तो हम हमारे जब डाउन में होंगे, तो हमारी मेंटल स्टेबिलिटी कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होगी उससे। और जब इंसान का जब दिमाग शांति रूप से काम करता है, तो अच्छे से तरीके से काम करता है, अच्छे से सोच पाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स थे मेन बाकी पॉइंट्स बहुत हैं, लेकिन मेन 2-3 पॉइंट्स इनके अराउंड में जर्नी रही है पिछले 4-5 सालों की, जिनके थ्रू पूरी मतलब आज इधर तक मैं पहुँच पाया हूँ और ऐसा रहा है। राहुल, 3 अटेम्प्ट की जर्नी रही और हर अटेम्प्ट की एक अलग कहानी होती है। आपने क्या सीखा इन तीनों अटेम्प्ट में? और जो फाइनली जो अटेम्प्ट था उसको कैसे यू मेड इट योर बेस्ट अटेम्प्ट कि जो पहले की खामियाँ हैं, ऑल्दो इट हैड अ डिफरेंट स्टोरी। पहले आप एग्ज़ामिनेशन देखने गए थे, सेकंड में सीसैट नहीं क्लियर हुआ और तीसरे में यू कुड मेक टू द फाइनल लिस्ट। बट हम कुछ ना कुछ पूरे प्रोसेस से, पूरे एग्ज़ामिनेशन से नहीं क्लियर करने से भी सीखते हैं। तो व्हाट वाज़ दैट फॉर यू? या परफेक्टली मैम जैसा आपने कहा कि जब हम एग्ज़ामिनेशन देते हैं और उसमें फेल्योर्स मिलते हैं, तो हम उनसे बाकायदा अच्छी तरह से सीखते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट को मैं अच्छे से उसमें कंसीडर नहीं करूँगा कि मेरा दिली अटेम्प्ट था वो। तो मैं पहले चीज़ें स्टार्ट करूँगा सेकंड अटेम्प्ट से क्योंकि लिटरली माने तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो उससे मैंने एक ही चीज़ जानी थी कि जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे मेरा सीसैट में ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जीएस नहीं हुआ था, सीसेट हो गया था विदाउट एनी मच प्रिपरेशन। लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब सीसेट आया तो उसका लेवल उन्होंने थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया था अनप्रेडिक्टिविटी लेवल जो होता है। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि सीसेट तो हो ही जाएगा, जीएस की तैयारी करते हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे सेकंड अटेम्प्ट में मात खा गया था और फिर जैसे ही रिज़ल्ट नहीं आया मतलब रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में नहीं आया उसका, तो मेरी एक मतलब हर कैंडिडेट की ऑलमोस्ट रहती है यही, कि जब आपका प्री नहीं होता है, चाहे आपका प्री हो, चाहे ना हो, आप मेंस की तैयारी में लग जाते हैं वापस। तो जैसे ही 2020 में मेरा नहीं हुआ था, तो फिर वापस से मेंस की तैयारी में लग गया। मेरा मेंस का मैंने जीएस 1, 2, 3, 4 तैयार किए, ऑप्शनल्स का तैयार किया, एसए का तैयार किया और मैं कॉन्स्टेंटली हर रोज़ लिखता था। तो हर रोज़ लिखने से मतलब ये था कि 5 से 7 क्वेश्चन तो डेली हर रोज़ मेरे जीएस के रहते थे। उसके बाद में एक ऐसे का स्ट्रक्चर मेरा हर रोज़ रहता था, प्लस में वीकली संडे का टेस्ट जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ लगाते तो वो रहता था। तो वो बेस जो था वो पिछले 2 सालों का बेस था जो मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था मैं। और वो मेरे काम तब आया जब 2021 में मैंने सीसेट को अच्छे से लिया, कि जब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा मैंने उस पे अच्छे से ध्यान दिया, फिर उस गलती को सुधारा मैंने मेरी। मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की, जो कि 2020 में मेरी लैकिंग थी। 2021 में मैंने प्रैक्टिस भी की, ना मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ। बिल्कुल शांत दिमाग से गया मैं, डर नहीं लगा मुझे सीसेट से, जो बीच में मेरा एक बार बैठ गया था डर मेरे मन में। तो उस डर को मैंने बाहर निकाला और जैसे कि बताया मेरा मेंस के लिए तैयारी मेरी पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यूअसली चल रही थी। तो 2021 में वो दोनों चीज़ें मिला के ना सीसेट प्लस मेंस फ्रूटफुल रही चीज़ें और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि आई कुड मेक इट टू द फाइनल लिस्ट। सर राहुल, आपने जैसे बताया कि बहुत ही सचेत रहें, ओवर कॉन्फिडेंट ना होएँ क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन ऐसा है कि किसी भी स्टेज में आपको आईना दिखा सकता है, इसलिए आप पहले से ही कॉशियस रहें और एग्ज़ कॉन्फिडेंट रहें बट ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें। राहुल, अब मेंस की थोड़ा-सा बात करते हैं। मेंस इज़ अ टफ स्टेज। अ, 9 पेपर्स होते हैं आपके टोटल और हर पेपर के लिए इक्वली तैयार रहना है। कैसे खुद को तैयार करें एक रिगरस मेंस के लिए, रिगरस स्टेज के लिए? तो जैसे कि आपने बताया मैम मेंस के 9 पेपर रहते हैं तो आपको 27 घंटे लिखना रहता है मतलब उसमें और मेंस 85% ऑफ अराउंड कैलकुलेट करता है 2000 उसमें 25 नंबर में से। तो वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे अगर आप लीड ले जाते हो तो आपको इंटरव्यू पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो उसके लिए तैयारी आपकी डे 1 से शुरू होती है और हम जब तैयारी शुरू करते हैं तो हमारी मेंस पर्सपेक्टिव से तैयारी शुरू रहनी चाहिए। तो
शुरू में सबसे पहले अपने पास में पीवाईक्यूज अपने को देखने पड़ेंगे एक बार, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है अपनों से। तो अगर अपनों ने यूपीएससी के थोड़ा नेचर को अपना समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो अनप्रेडिक्टेबल है काफी, लेकिन फिर भी उसका कुछ एक परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी लेवल हम कर सकते हैं, और मेंस में थोड़ा ज्यादा रहता है प्रेडिक्टेबिलिटी लेवल रादर देन द प्रीलिम्स। तो पहले हम पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे, उसके बाद साथ में हम सिलेबस रख के हम मैच करते हैं कि ओके दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम दिस सब्जेक्ट एंड दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम दिस पेपर। तो जब हमारा ये तैयार हो जाता है तो एक ढांचा, एक स्केलेटन बन जाता है कि ठीक है इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। तो जब हम फिर हम बुक लिस्ट निकालते हैं, अपनी बुक लिस्ट बनाते हैं। अपनी बुक लिस्ट बनाने की एक सिंपल सी, मतलब एक नॉर्मल स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ आपको। मैंने पहले भी एक प्लेटफॉर्म पे शेयर की थी, मैं इधर भी शेयर करना चाहूंगा ताकि मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच पाए। आपकी स्ट्रेटेजी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रहनी चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा है अपना, इट इज अडोप्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है। ये अलग अलग देशों के संविधानों को स्टडी किया गया था, उनके एक्ट्स को स्टडी किया गया था, और फिर उनको अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया था इंडिया में लेके आके। तो स्ट्रेटजी भी अपनी ऐसे ही होनी चाहिए। आप टॉपर्स की सुनिए, आप टीचर्स की सुनिए, आप जो मेंटोर्स हैं आपके नियर एंड डियर वंस जो इस प्रोसेस में, उनकी सुनिए, सबकी सुन लीजिए आप एक बार के लिए। लेकिन आप उनसे वो क्लिप, वो लीफ चुन चुन के लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। आपको पूरा का पूरा होलसम अमाउंट नहीं लेना है उनसे। आप एक ही 2-2% हर एक चीज से जो उसका बेस्ट सोर्स बता रहा हो वो लीजिए, और एक खुद की अलग स्ट्रेटजी प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि हर एक बंदे की इसमें यूनिक स्ट्रेटजी रहती है, किसी और की आप खुद के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में जाके ना, और फिर वो बाद में जाके मॉडिफाई करनी ही पड़ती है। तो स्ट्रेटजी के लिए ये बात कहना चाहता था मैं। उसके बाद में हम वापस बुक लिस्ट पे आते हैं। तो बुक लिस्ट अपनी प्रिपेयर रहनी चाहिए। जैसे ही बुक लिस्ट प्रिपेयर हो तो पहले अपने को ये देखना है कि कौन सी टॉपिक के ऑलरेडी बुक में नोट्स दे रखे हैं, कौन से के कोचिंग मटेरियल ने अलग से नोट्स प्रोवाइड खुद से कर रखे हैं। अगर उन्होंने पहले से कर रखे हैं तो मेरा मानना ये है कि आपको जो नोट्स वाला पोर्शन है वो आपको नहीं बनाना चाहिए, अगर आपको विदाउट नोट्स याद हो जाता है तो। लेकिन कईयों की हैबिट रहती है कि बिना नोट्स के वो लोग को याद नहीं होता है। तो दोनों तरीके हैं इसके, बट मैंने इसको बिना नोट्स से ही किया था, और कुछ एक चीज़ों के नोट्स बनाए जो कि कहीं पे मेंशन नहीं थे। तो ये बात रही थी। उसके बाद में जब आप मेंस का एक बार सिलेबस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। आंसर राइटिंग एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है मेंस का। और बोलते हैं कि जो कंटेंट होता है आपके आंसर राइटिंग में वो किंग होता है, लेकिन एक जो आंसर राइटिंग की आर्ट है वो किंगडम है खुद अपने आप में। तो दोनों चीजें आनी चाहिए आपको, कंटेंट भी आना चाहिए प्लस में आर्ट भी आनी चाहिए। कई बार ऐसा रहता, बाउंसर क्वेश्चन आ जाता है अपने मेंस में, आपको सिर्फ 2 लाइनें आती रहती है उसमें से, लेकिन आपको 150 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं पूरे पूरे से। तो वहां पे आपकी आर्ट काम आएगी। आपके पास कंटेंट सिर्फ 20 वर्ड्स का है, लेकिन आपको 150 वर्ड में खींचना आना चाहिए उस बात को। तो फिर ये बात रहती है। तो फिर जब हम एक बार लिख लेते हैं, फिर हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज लगाइए। दो में से एक आप टेस्ट सीरीज वो लगाइए जहाँ पे आप कोचिंग में लिख के देके आते हैं, एक्चुअल जो टेस्ट सीरीज रहती है। दूसरी टेस्ट सीरीज आप घर पे लगाइए। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जो मेंस टेस्ट सीरीज बुकलेट सोल्ड आती है, मार्केट में आती है, वो आप ले आइए उधर से। और फिर क्या कीजिए, उसके 20 क्वेश्चन आते हैं, हर रोज उसमें से 5-5 क्वेश्चन निकालिए, उनको खुद घर पे बैठ के लिखिए, और फिर मॉडल आंसर से चेक करवा लीजिए या फिर किसी और से चेक करवा लीजिए। तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन की वो टेस्ट सीरीज, एक इधर हो जाएगी, तो 2 आपकी कोचिंग टेस्ट सीरीज हो जाएगी। एक पे आप पैसे लगाएंगे, एक आपको फ्री में मिल जाएगी मार्केट में। तो जब ये रहेगा तो आपके पास एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कंटेंट हो जाएगा, कंटेंट भी हो जाएगा, करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा, आपको लिखने की स्पीड और स्किल्स दोनों सब आ जाएंगी। तो एक तरह से अच्छी कवरेज हो जाएगी। प्लस में अपने को ध्यान ये रखना है कि 2 पेपर आते हैं इसमें, एक इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम स्कोर ज्यादा कर सकते हैं, एक एसए का, एक एथिक्स का। एसए और एथिक्स ऐसे पेपर है जहाँ पे यूपीएससी अपने को मांगती है कि हमको रोबोट नहीं चाहिए जो याद करे और लिख दे। जीएस 1 2 3 हम याद करते हैं और लिख देते हैं। एसए और एथिक्स में यूपीएससी अपने से इंसान मांगती है। इंसानी नजरिया होना चाहिए उसमें, कि दिखना चाहिए कि बंदा सोच पा रहा है ये अच्छे से खुद के दिमाग से। तो जब वो आप पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज जब आंसर आप लिख पाएंगे यू एथिक्स और एसए के पेपर में, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे उसमें। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत खुद को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। एथिक्स हमारी डेली लाइफ में हम हर रोज यूज करते हैं।
हम हर रोज किसी को दुखी करते हैं, किसी न किसी को, हम हर रोज किसी न किसी को सुख पहुंचाते हैं। तो हमको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए कि किस टाइम पे कौन सा एथिक्स का एट्रीब्यूट हमने अप्लाई किया है वहाँ। तो ये करेंगे तो हमारी उससे एथिक्स इंप्रूव हो जाती है। प्लस में आंसर राइटिंग वगैरह वो सब स्किल्स जो है आपकी नॉर्मल इंप्रूव हो रही है, बट पर्सनलाइजेशन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ बस मैं। सेम टू सेम चीज ऐसे पे अप्लाई होती है, जो कि आप टॉपिक उठाइए, आप उसको एक मन मन में एनालिसिस करिए, ओके ठीक है ये बात हो सकती है इसकी। एक आप एक स्ट्रक्चर, आधे घंटा लगेगा आपको, हर रोज एक स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। स्ट्रक्चर बना लेंगे आपको एक दिमाग खुल जाएगा आपका कि ठीक है ये तरीके भी हो सकते हैं इस टॉपिक को सोचने के। तो ये जो एक्सरसाइज रहेगी ऐसे एथिक्स और आंसर राइटिंग के लिए, ये मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। और एक रिगरस प्रिपरेशन रहेगी कि ठीक है, आप सबका एक अच्छा सा आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा मेंस के लिए, और जिस दिन आपका प्रीलिम्स हुआ, जिस दिन आपको मौका मिला, आप उस टाइम में फोड़ डालेंगे पूरे मेंस को, और अच्छे रैंक के साथ में और अच्छे नंबरों के साथ में आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो। राहुल, ये तो आपने बताया क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, और एसए और एथिक्स के लिए आपको खुद का भी यू हैव टू यूज योर माइंड, योर इंटीग्रिटी फॉर अटेम्प्टिंग दिस पेपर। स्टडी आईक्यू का किस तरीके से रोल रहा आपकी जर्नी में? स्टडी आईक्यू का रोल मैम ऐसे था कि देखिए, मैंने जैसे कि आपको स्ट्रेटेजी वाली बात बताई थी कि जहाँ से हमको अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहां से हमको पिकअप कर लेना चाहिए। तो कुछ एक टॉपिक्स करंट में ऐसे रहते थे, कुछ एक नहीं, थोड़े बहुत सारे थे, कुछ एक वर्ड थोड़ा सही नहीं रखे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रहते थे जिनमें एनालिसिस की जरूरत रहती थी। और टाइम कई बार क्या कंस्ट्रेंट रहता था मेंस की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो हम उस टाइम पे एक ऐसी वीडियो के लिए सर्च करते थे जहाँ पे हमको एनालिसिस मिल जाए, प्रोज एंड कॉन्स दोनों पर्सपेक्टिव मिल जाए। तो वहाँ पे स्टडी आईक्यू की भूमिका अच्छी रहती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स वास्टली कवर करता है स्टडी आईक्यू। बहुत सारे इनके पास टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, और मैं जिसकी वीडियो देखता था स्टडी आईक्यू की, मेरे को वीडियो हमेशा ऊपर मिलती थी, और मैं देख लेता था उसको कि हाँ ठीक है, मेरे को ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है, अगर मेरे पास इसके लिए आंसर लिखने को आएगा तो आई वुड बी एबल टू राइट द आंसर ऑन दिस। So in this way, that was helpful. Thank you so much, Rahul, for joining us in this interview session, and we are very glad that we have been part of your success story. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. We wish you good health, good luck. Thanks, Rahul. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।